नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। सनातन को लेकर विपक्षी गठबंधन की तरफ से एक बार फिर से विवादित बयान दिया गया है। पहले सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य थे और इस बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन हैं। इन्होंने तो सनातन के खिलाफ बोलने में सारी हदें पार कर दी। मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया, कोरोना से सनातन की तुलना कर दी है। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बीजेपी आग बबूला है। विपक्षी गठबंधन से माफी मांगने की मांग भी हो रही है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, उदयनिधि स्टालिन के बयान को मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी इशारों में समर्थन दे दिया। तो वहीं विपक्षी गठबंधन के कई नेता ऐसे भी हैं जो खुद को सनातन मानते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो क्या मानना जाए कि छोटे स्टालिन के बयान पर विपक्ष में घमासान मचा हुआ है और विपक्ष की तरफ से इस तरह बयान दिए जाएंगे तो वोट किससे मांगेंगे आप? इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान। எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். ये बार बार प्रयास घमंडिया गठबंधन के एक के बाद दूसरे नेता ने किया है हिंदुओं पर वार करने का, चाहे वो शब्दों से हो, बम से हो या उनको कुचलने की बात हो। रामनामी का जुलूस अगर बंगाल में निकलता है तो बम और गोली चलाई जाती है। बिहार में रामायण पर और मां सीता पर अपशब्द कहने वाले और यूपी में ये घमंडिया गठबंधन के नेता नहीं थकते। हिंदू आतंकवाद कहने की होड़ कांग्रेस में एक के बाद दूसरे नेता की लगी है। आखिर इनकी मंशा और मानसिकता क्या है? Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। क्या मतलब है इसका? और उनके साथ कार्तिक चिदंबरम भी, चिदंबरम साहब के पुत्र जो भ्रष्टाचार के आरोप में गंभीर ट्रायल फेस कर रहे हैं, वो भी हैं और वो भी कह रहे हैं सही है। बड़ा सवाल आपके सामने मैं ये उठाने आया हूं कि राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? 2 दिन हो गए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जो कहते थे कि अब पाखंड करते हैं तो वो साबित हो रहा है ना वोट के लिए। एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है। सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. आज हम सुबह से न्यूज पढ़ रहे थे, दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कोई स्टालिन हैं, उनकी बुद्धि फिर गई। उनको अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे उनका दिमाग खराब हो गया हो, पागल खाने की जरूरत है। वो कह रहे हैं सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, जैसे उनके बाप की बापौती हो गए। हैं? अरे भाई साहब, सनातन तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा।
तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी दादा परदादा चले गए, तुम भी चले जाओगे। सनातन तो मिटाना दूर की बात है, सनातन के एक बच्चे को तुम मिटा नहीं पाओगे। आपने पॉलिटिकल रिएक्शन सुना, हम अपने डिबेट पे चलें, पैनल पर चलें, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है? आज देश का सवाल है, सनातन के नाम पर इंडिया का सत्यानाश कौन कर रहा है? पहला। दूसरा, 2024 से पहले सनातन के खिलाफ बयान क्या सेल्फ गोल नहीं है? सनातन विरोधी एजेंडा की इजाजत कौन देता है? सनातन के अपमान पर विपक्ष में खींचतान से नुकसान किसको होगा और नफा नुकसान राजनीति का? आज समझेंगे अपने पैनल से। हमारे साथ राजीव पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हैं प्रवक्ता, शौकत अली, नेता समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, चंद्रशेखर झा, प्रवक्ता शिवसेना की तरफ से हैं, सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक हमसे जुड़ेंगे, पवन सिन्हा जी, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। राजीव जी, आपसे ही शुरू कर देते हैं। जो बयान दिया स्टालिन साहब के बेटे ने, उस बयान के मायने क्या है? मैं थोड़ा इतिहास में जाऊंगा, आप करुणानिधि जी से शुरुआत करिए या पेरियार से शुरुआत। जो द्रविडियन मूवमेंट था वहां पर, उस मूवमेंट पर ही डीएमके की पॉलिटिक्स आधारित है। तो अगर आज उन्होंने ये बयान दिया है, तो क्या राजनीतिक कारणों से ये बयान दिया है? देखिए, पहले तो इस बयान की जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। देखिए, पेरियार क्या कहते थे, करुणानिधि जी क्या कहते थे, इन बातों में जाने की आज कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो उन्होंने कहा है कि सनातन का विरोध नहीं करना है, सनातन को डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रक्ट करना है, ये वर्ड है। अब इस देश में आज तक अगर आप किसी भी धर्म के बारे में बात बोल दीजिए तो भी बड़ा हंगामा हो गया होता। क्या है ना कि किसी धर्म के बारे में आप विरोध कर सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह कहना कि इसको डिस्ट्रॉय करना है। और आज के डेट में एक भारत में, और स्टालिन साहब जो तमिलनाडु के सीएम है, वो INDI जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसके एक महत्वपूर्ण घटक में से है। इंडिया अलायंस के महत्वपूर्ण घटक का एक व्यक्ति सनातन को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है। इसके पीछे कारण एक है, मैं बता रहा हूँ, ये तुष्टीकरण की जो राजनीति और उससे जो वोट बैंक को बचाने की कोशिश है कि भारत में एक वोट बैंक है जो हिंदुओं को गाली देने पर एक तरफ जाकर के जुड़ता है। हाँ। यही काम कांग्रेस पार्टी भी करती है कई बार। यही काम बिहार में आपने देखा कि रामचरितमानस के नाम पर एक दुर्बुद्ध, उत्तर प्रदेश में एक नेता है जो रामचरितमानस के बारे में, भगवान राम के बारे में बात करता है। ये सब वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी इस तरीके के घटिया मानसिकता के लोग हैं, उनको जनता जवाब देगी। और इस प्रकार की किसी भी विवेचना को, जो किसी को भी अटैक करता है, देखिए हर धर्म के बारे में बात करने के लिए लोग हैं आप, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया कि सनातन को खत्म करना है। ये खत्म, पहले तो ये शाश्वत है, खत्म हो नहीं सकता है, लेकिन इसको राजनीति में ला करके अपने वोट बैंक को, क्योंकि एक बात मैं और आपको बता दूं टंडन साहब की तमिलनाडु में ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ये भी एक कारण हो सकता है राकेश जी कि इस बयान के पीछे। लेकिन इस बयान पर आप सनातन के खिलाफ आप जो बात कर रहे हैं, वो कोई भी देश का, चाहे वो सनातन का मानने वाला हो, सनातन का नहीं मानने वाला हो, पहले तो बात है कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं सब सनातनी है। हाँ। सब सनातन से पैदा हुए हैं। कोई तो बाहर से आया हुआ है तो बता दे, हमारी तो हिस्ट्री 10,000 साल की है, हिस्ट्री हमारे पास है। ठीक है, तो सब सनातनी है। आ रहा हूं। एक ये लंबी बहस और बात चल रही है, बीजेपी इस बात को कह रही है, रविशंकर प्रसाद जी ने कहा ये जो कि स्टालिन साहब यानी डीएमके की तरफ से अगर ये बयान आया है तो उसमें इंडिया अलायंस क्या कर रही है? चंद्रशेखर जी हमारे साथ हैं, चंद्रशेखर झा साहब, शिवसेना उद्धव गुट को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रशेखर झा साहब, पहले तो आपका वक्तव्य, जो बयान है डीएमके का सनातन को लेकर, दूसरा बीजेपी कह रही है साहब ये पूरा अलायंस ही सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ। एक बार अनम्यूट करिएगा सर। झा साहब आपको आवाज मिली हो, एक बार अनम्यूट करिएगा। ठीक है, ऑडियो में कुछ दिक्कत है, आता हूं आप सर, पवन सर के पास जाना है।
पवन सर, एक लंबी बहस है, चाहे वो हिंदू राष्ट्र को लेकर हो, सनातन को लेकर हो, धर्म को लेकर हो, विदेशी आक्रांताओं को लेकर हो, यह बहस लगातार चल रही है। उस बहस में अगर कोई चीफ मिनिस्टर का बेटा, जो खुद मिनिस्टर है, उदयवीर स्टालिन, वो कुछ ऐड कर देता है, तो आप समझिए बिल्कुल प्रोपेलिंग का काम करता है और बहस छिड़ जाती है। पवन सर, देखिए, अमेरिका में पिछली बार की बात है, लगभग 1-1.5 साल पुरानी बात है। अमेरिका में 25 यूनिवर्सिटीज में एक कॉन्फ्रेंस होती है और उस कॉन्फ्रेंस का यही थीम था जो स्टालिन ने अभी कहा, यही थीम था। और देखिए, ये थीम बहुत सोच समझ कर स्टालिन ने दिया है, क्योंकि उन्होंने साफ अभी तक साफ कहा है कि मैं अपने रिमार्क्स पर स्टैंड करता हूं और मैं कोई माफी वगैरह नहीं मांगता, एंड आई एम रेडी टू फेस व्हाटएवर केसेस दे फाइल अगेंस्ट मी। ये उन्होंने बहुत कैटेगरिकली कहा है। तो इसकी गहराइयों को समझने की जरूरत है इस वक्त कि ये सनातन फोर्सेस के खिलाफ एक पोलराइजेशन करने की एक सोची समझी रणनीति है। और यदि शिवसेना है या सपा है या कांग्रेस है, ये जो भी लोग हैं, आप है, वो इससे अगर अपने आप को दूर रखना चाहते हैं तो ओपनली उनको इस बात को कहना होगा। अदरवाइज वो हिंदू लोगों के, सनातनी लोगों के जो करेंगे वोट के रूप में कह रहा हूं मैं, वोट के रूप में उन्हें ये गुस्से का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मुझ जैसे करोड़ों जो पॉलिटिकल नहीं है लेकिन बहुत जबरदस्त तरीके से आते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर झा साहब, आपको आवाज मिल रही होगी मेरी। बीजेपी ने कहा है साहब, ये जो इंडिया समूह है ये हिंदू धर्म सनातनियों के खिलाफ है। कहा आप क्यों नहीं अब उठाकर डीएमके को बाहर करते हैं इस बयान के बाद? देखिए, ऐसे किसी भी बयान का खंडन तो होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए, सनातन धर्म जो है वो सबसे पहला धर्म है और ये साइंटिफिक भी है, क्योंकि सनातन धर्म है वो इसी वजह से जो है दूसरे धर्म भी है। तो ये चीज सबसे पहले जरूरी है समझना। अगर किसी को ये चीज नहीं समझ में आता है तो फिर वो जो है बेवकूफ वाली बात करते हैं। लेकिन इस मोमेंट में इस चीज को पॉलिटिसाइज नहीं करके, माने इसको एक हेट स्पीच ट्रीट करके एंड एक्शन लेना चाहिए, जिसने जैसे भी जिस चीज को प्रेजेंट किया है। आइदर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को इरेडिकेट करना चाहते हैं या उसको प्रतिबंध करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या स्पीच में उन्होंने कहा, वो सारे चीजों को सामने लाके उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और दूसरा चीज, ये सनातन धर्म हिंदू मुसलमान करके इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए, क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स के परे है धर्म, और धर्म को पॉलिटिक्स में अगर आप मिलाते हैं तो वो जो है एक दूसरे तरह का जो है सिचुएशन क्रिएट करता है, और कहीं ना कहीं जाके जो है ये आगे वायलेंस क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज को जो है जितना हो सके उतना इसको जो है राजीव जी, क्या ठीक है, सनातन राजीव पांडे जी, क्या इस बात से आप सहमत हैं जो बात चंद्रशेखर झा साहब कह रहे हैं, शिवसेना उद्धव गुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो कह रहे हैं इसको आप पॉलिटिसाइज मत करिए, इसको हेट स्पीच के रूप में ट्रीट करिए और सजा दीजिए जो बनती। देखिए, चंद्रशेखर जी ने तो पहले अपने पार्टी का स्टैंड क्लियर करते हुए बता दिया, ये उदयनिधि ने जो स्टेटमेंट दिया है वो घटिया और घिनौना है। और उनके और नेताओं का भी मैं ट्वीट देख रहा था, तो पहले तो इसके लिए मैं चंद्रशेखर जी को साधुवाद देना चाहता हूँ। हर सनातनी, चाहे वो पार्टी पॉलिटिक्स को अभी साइड कर दीजिए, हर सनातनी इस प्रकार के घटिया विचार और इस प्रकार के घटिया बातों का विरोध करता है, और उसमें सारे सनातनी एक है, वो चाहे किसी भी पार्टी को। पहले तो ये बात होगी। जहां तक बात है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में हैं, इसमें सारी चीजें जनता के बीच में हमको ले जानी होती है। अब बताइए कि एक व्यक्ति जो इस प्रकार की बात करता है तो क्या क्या क्या, एक तो है कि जो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, जो कानून में बहुत जगह एफआईआर हो रही है, कानून को जो करना है वो करना है, कानून तो वो अपना काम करेगी। लेकिन साथ में जो लोग आज इस इतनी घटिया और घिनौनी बात का समर्थन कर रहे हैं, उनको भी तो सोचना पड़ेगा ना। कल तक अगर कोई व्यक्ति, एक इंडिविजुअल व्यक्ति कोई बात कर देता है
तो उसके बारे में सारे लोग सुबह से लेकर शाम तक बात करना शुरू करते। नहीं, देखो मेरा उसने ये कहा राजीव भाई, है, मेरा ये जो बात चंद्रशेखर झा साहब ने कही, इनकी पूरी पार्टी ने और कई ऐसे दल थे, चाहे आम आदमी पार्टी कोई हो, उसने कहा साहब ये बयान गलत है, हम इसको वाजिब नहीं मानते। क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए या फिर इसको हेट स्पीच के रूप में ट्रीट करना चाहिए? देखिए, हेट स्पीच तो है ही है, हेट स्पीच के रूप में तो ट्रीट होगा ही लॉ में। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो इंडी अलायंस का जो सबसे बड़ा घटक है, गमंडिया का जो सबसे बड़ा घटक है, वो घटक पे ही देश में कन्वर्जन चलाने का और उसको समर्थन करने का आरोप है। आपको भी पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बोलेंगे तो नाम भी ले लूंगा। जो सबसे बड़ी पार्टी है इंडी अलायंस की, उसका ही फॉरेन फंडिंग है इस मामले में, वो इसी के लिए हिंदुस्तान आते हैं। और ये आप जान लीजिए कि साउथ में एक बड़ा वर्ग है जो कन्वर्जन के रैकेट में, क्या ये उससे कनेक्टेड है? ये वहां से बात निकल करके आ रही है, आपको ये देखना पड़ेगा। और आप इसकी घृणा का इतना लेवल देखिए। ये स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन का कहता है जो मैंने कहा है उस पर मैं कायम हूं। अगर वो कायम है और शिवसेना यूबीटी हो या और भी जो पार्टियां हैं वो कह रही है कि ये घटिया और घिनौना बात है, तो ये दोनों साथ में कैसे रह सकते हैं? दोनों साथ में ले जाकर के जनता के बीच, देखिए जनता जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, आपका कहना है दोनों चीज साथ, ठीक है। डेवलपमेंट होता है। चंद्रशेखर झा साहब से मैं जवाब लूंगा। हमारे साथ शौकत अली जी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। शौकत अली जी, ये तो बात थी साउथ की, अब आप आ जाइए उत्तर प्रदेश। मौर्य साहब जो बयान दे रहे हैं, क्या वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं दे रहे? और ऐसा क्यों दे रहे? क्या ये कि पॉलिटिकल मोटो, एक चाहे वो साउथ हो, चाहे वो नॉर्थ हो या ईस्ट हो, कि साहब मान लीजिए हमें ये एक चंक वोट बैंक नहीं मिलता है, तो जो साहब मिल रहा है उसके प्रति आगे बढ़ने के लिए आप बुरा भला कह दीजिए, तो वो चंक ऑफ वोट आपकी तरफ आ जाता है। एक तरीके का ये भी पोलराइजेशन है। रजत जी, मैं आपको पहले तो बता देना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान का समाजवादी पार्टी ने समर्थन नहीं किया। दूसरी बात, जो अभी साउथ से जो बयान आया है उसका भी समाजवादी पार्टी कहीं भी समर्थन करने का याद है। धर्म हमें भी आज़ादी देता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इतना बोल दें कि किसी की भावनाएं आहत, किसी को पीड़ा पहुंचे। इसलिए समाजवादी पार्टी इस तरह के किसी भी बयान का समर्थन नहीं। मौर्य जी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसका भी हम लोगों ने खंडन करने का काम किया था। आज जो स्टेटमेंट आया है उसका भी हम खंडन करने का काम। हमारा उद्देश्य ये है, इंडिया गठबंधन इसलिए हुआ कि देश कैसे उन्नति कर जाए, कैसे उन ताकतों को रोका जाए जो देश को बर्बाद करने का काम करें। जो लोग आज देश को नीचाई पर लाकर खड़ा कर रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, देश में बेरोजगारी कैसे दूर है, इसलिए इंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ। लेकिन अगर कुछ लोग इस तरह के बयान देते हैं तो मैं समाजवादी पार्टी इस तरह के किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती। ठीक है, पवन सर के पास। पवन सर, थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर में थोड़ा सा बाहर निकल जाइए। हम थोड़ी देर के लिए स्टालिन को भूल जाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को भूल जाते हैं। मान लीजिए एक चंक ऑफ वोट्स है, उस वोट को आप एक्स का नाम दे दीजिए। वो एक्स वोट जो है वो पार्टी बी को जाता है, वो पार्टी सी को, एस को नहीं जाता है। तो पार्टी सी और एस हमेशा ये कोशिश करेगी कि जो बाकी वोट बैंक वो हमको मिल जाए। समय समय पर आप ऐसा बयान दीजिए कि जो हमारा नहीं था वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमें मिल सकता है वो इन बयानों के चलते मिल सकता है। क्या सारी राजनीति इसीलिए है? देखिए, अगर ऐसा सोच रहे हैं इतने कद्दावर नेता लोग और इतने अनुभवी नेता लोग, अगर ये सोच रहे हैं तो ये गलत सोच रहे हैं। और अगर वो ये सोचते हैं कि हिंदू डिवीजन करा के या इतना सीवियर डिवीजन करा के कि ये तो ऐसा ही हो गया ना कि आप एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ ओपन मोर्चा खोल रहे हैं और इससे उनको या इंडिया अलायंस को कोई फायदा होगा, वो सब गलत है। देखिए, बहुत सीधा सा गणित है कि 33% हिंदू पार्टी, एक पार्टी जो हिंदू का फेवर कर रही थी वो गवर्नमेंट बना लेती है, तो बाकी पार्टीज को ये कोशिश करनी चाहिए कि अभी जो 77% वोट बचता है तो उस 67% वोट जो बचता है उस पर फोकस करे। अगर वो एक ओपन वॉर जैसा चैलेंज करेगी तो सारी पार्टियां एक साथ, चूंकि एक मंच पे हैं, अलग नहीं हो सकती और वो सब लोग नुकसान में रहेंगे। तो कोशिश ये करिए कि हम ऐसा कुछ स्प्रेड करें जो अच्छा हो, सकारात्मक हो, जिसकी बात अभी श्री राजीव जी ने, श्री चंद्रशेखर जी ने कही है। तो हम निश्चित रूप से
एक मजबूत अलायंस बना सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर चलेंगे जो स्टालिन ने कहा है, और अगर हम उसको बारंबार सपोर्ट करेंगे और हम उसकी भर्त्सना नहीं करेंगे, तो ये तय है कि बाकी लोग भी ऐसे बयानात के चलते आपसे रुष्ट हो जाएंगे, नाराज। ठीक है, हमारे साथ सैयद जवाब भी, राजनीतिक विषय। जवाब भाई, ये जो बयान है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य का हो या फिर उदयवीर स्टालिन का हो, इस बयान को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि एक तरफ लोग कहते हैं साहब हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो रहा है, मैं कह रहा हूं साहब ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड के पोलराइजेशन की कहानी है, जो आज नहीं कल लोग समझेंगे। रजत भाई, पहले तो थोड़ा सा देर से जुड़ने के लिए माफ़ी चाहता हूं आपको। ये देखिए, इसके पीछे एक राजनीति भी काफ़ी वक्त से जो है वो मैं देख रहा हूं, और इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व की पिच के ऊपर आकर के राजनीति करती है, और मुझे ये लगता है कि उस हिंदुत्व की राजनीति को साउथ बनाम जो है वो जो है दक्षिण भारत वर्सेस जो है उत्तर भारत की तरफ जो है वो खींचने की कोशिश की गई है। क्योंकि आपको पता है जिस क्षेत्र से वो आते हैं, तमिलनाडु से, वहाँ पर 87.8% आबादी तो हिंदुओं की है, फिर दूसरे नंबर पे क्रिश्चियन की है, तीसरे नंबर पे मुसलमानों की है। और हिंदुत्व का झंडा बरदार, फरमा बरदार हिंदुत्व के झंडे को लेकर के चलना, और पूरे उत्तर भारत में हिंदुत्व की लहर, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी तमिलनाडु के अंदर और साउथ के अंदर प्रेजेंस ना होना, ये किस चीज को दर्शाता है? और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो साउथ के अंदर वो कार्ड खेलना चाह रहे हैं, दक्षिण भारत वर्सेस उत्तर भारत का, उस ट्रैक में अगर भारतीय जनता पार्टी, ये बयान बीजेपी ने नहीं दिया है। जवाब भाई समझिएगा, ये बयान बीजेपी नहीं दिया, एक राजनीतिक दल के मुझे हैसियत से बीजेपी को पूरा अधिकार है कि वो दक्षिण भारत में अपना राजनीतिक जमीन तैयार करे, वर्चस्व तैयार करे, इसमें कोई गलत नहीं। पहला, बिल्कुल दूसरा, बिल्कुल ये बयान बीजेपी ने तो दिया नहीं है, ये तो सकती। डीएमके पार्टी के जो इस समय आपका ये शीर्षस्थ नेतृत्व है, स्टालिन साहब के बेटे मंत्री भी हैं उदयवीर स्टालिन, उन्होंने दिया है। और 24 घंटे बाद विवाद होने के बाद भी वो अपने बयान पर कायम है। इसमें बीजेपी गलती कहां है, जरा ये बता दीजिए। वो नहीं, इस देखिए क्या है, अब देखिएगा, जब ये काउंटर भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत के अंदर तो हिंदुत्व का कार्ड खेलेगी जाकर, और उसने खेलना चालू करा है, लेकिन जिन 7-8 सीटों के ऊपर अमित शाह साहब फोकस कर रहे थे साउथ के अंदर, उन्होंने इस चीज को बेड़ागर्क कर दिया। और वो कैसे कर दिया? वो तो द्रविडियन आइडियोलॉजी को पहले से फॉलो करते हैं, पेरियार की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। केरल के अंदर चले जाएंगे और वहां पे दो ही आइडियोलॉजी। केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी आज तक खाता क्यों नहीं खोल पाई, पूछिए जा करके। और कर्नाटक के अंदर भी इन्होंने सजी सजाई पिच अपनी खो दी, जब इन्होंने बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़ दिया था, वहां पर भी इनका वो कार्ड नहीं चला। अब आप समझिएगा, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं, जो नीति बनाने वाले हैं, वो इस ट्रैप में फंस रहे हैं। ठीक है राजीव भाई, एक बार आंसर दे दीजिए। उत्तर की, और अच्छा, उत्तर भारत के अंदर राजनीति बिल्कुल अलग ठीक है। मैं किसी की राजीव पांडे जी इसके पीछे राजनीतिक बात कर रहा हूं। जवाब नहीं, आप जरा जवाब, क्योंकि बीजेपी पर आपने सवाल उठाए। राजीव पांडे जी जवाब दे दीजिए। राकेश जी, बात हो रहा है आम का, तो इमली बोलने के लिए आपको एक राजनीतिक विश्लेषक ले आए जो बार बार कह रहे हैं भाजपा ने अपनी पिच खोद दी, भाजपा ने ये कर दिया, भाजपा ने। अरे भाजपा जो कर रहे हैं, हमारी पार्टी है, एक हमारा एक संगठन है, वो हम कर रहे हैं। आज विषय इस पर है ही नहीं। विषय ये है कि एक व्यक्ति जिसने सनातन को गाली दी है, उस पर विषय बात चल रही है, तो इसमें पॉलिटिक्स कहां से आ गई? इस पूरे दौरान क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसको, ये देखिए, जो आपके राजनीतिक विश्लेषक है वो देश तोड़ने वाले लोगों का समर्थन करने के लिए चैनल पे बैठते हैं। वो कहते हैं नॉर्थ साउथ का डिवाइड इससे बढ़ेगा। क्या साउथ में सनातनी लोग नहीं है? बिल्कुल, इनको कुछ पता नहीं है। साउथ में सनातनी नहीं है क्या? ये कह रहे हैं क्या कि ये नॉर्थ मैं तो खुद ही कह रहा हूं, बीच में जिस स्टेट के अंदर उनके फादर चीफ मिनिस्टर है, वहां पर 87.5% आबादी तो हिंदुत्व की है। मेरा क्या कहना है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व की आइडियोलॉजी क्यों नहीं कामयाब हो पा रही है, यही तो सवाल है। राकेश जी, मेरा कहना है, मैं तू अरे आप समझ ही नहीं रहे, किसी के बीच में किसने आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है बना रखा है। तुम्हारी बात समझने के लिए मैं यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। तुम देश तोड़ने वाले लोगों का समर्थन करने के लिए इस चैनल पे आते हो, जिसमें तुमने कहा कि नॉर्थ साउथ डिवाइड है। भाजपा के बारे में जो तुम्हारी घृणा है वो अपने मन में रखो और रखते रहो, उसी घृणा से एक दिन फट जाओगे।
लेकिन इश्यू क्या है कि नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात मत करो चैनल पे बैठ के। पूरा देश एक है, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो। देखिए ये समस्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ है। किसी के बयान को कैसा तोड़ मरोड़ करके चलाना है, कैसे झूठा प्रचार प्रसार करना है, कैसे किस बात को समझना है, ये बुद्धि आपके पास होती ना तो आप इतना परेशान नहीं होते। 2024 के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लिए अगर इतनी आपको बुद्धि होती ना तो आप नहीं बात करते। चलिए वो बयान क्या है नरेश अग्रवाल का दिया हुआ। अरे सुनिए, बीच में ना बोला करिए, सुनिए पूरी बात। हनुमान जी की जाति क्या है? हनुमान जी की जाति क्या है? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये हनुमान जी को बीच में हनुमान जी की जाति क्या है? अरे हम नहीं लेकर गए, जिसने कहा उसके बारे में बोलिए ना। आप बताइए किसने ये अल्फाज बोले? और आपने तो उन लोगों को भी अपनी पार्टी में शामिल करा जिन्होंने सदन के अंदर ये बयान दिया था कि मैं तो वो बोल भी नहीं पाऊंगा। रजत जी, विष्णु जी के बारे में आपसी बहस में हम नहीं पढ़ते। इसको जरा थोड़ी देर जवाब में एक मिनट आ रहा हूँ, जवाब में 1 मिनट आ रहा हूँ 1 मिनट चंद्रशेखर आ रहा हूँ। ठीक है राजीव भाई, पॉइंट टेकन मैं समझ गया। लाइन बोलना चाहता हूँ कि आज का विषय सनातन के खिलाफ जिस प्रकार से जो लोग गंदी बातें कर रहे हैं, जिनकी घृणास्पद विचारधारा है, हम उसके खिलाफ बात करने के लिए और देश की जनता इस बात को देखे कि इस तरीके की बातों का कोई समर्थन नहीं कर सकता और इसको नॉर्थ साउथ में बांट देना, इसमें बांट देना, इसका मैं विरोध करता हूं। ठीक है चंद्रशेखर झा साहब, इंडिया अलायंस पर इसका फर्क कैसे पड़ता है? आप कह रहे हैं साहब मैं विरोध कर रहा हूं, मान लीजिए 10 दल और कहे कि हम विरोध कर रहे हैं, 10 दल कह रहे हैं साहब इससे तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नुकसान हो रहा है, बीजेपी कह रही है तो अलायंस ही हिंदू विरोधी है। देखिए इंडिया अलायंस में कोई फर्क नहीं आएगा, बट कुछ जो नेता हैं उन्हें थोड़ा सा जो है कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि वो कंट्रोल जरूरी है। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन वो कंट्रोल जरूरी है, हर नेताओं के लिए जरूरी है, हर लीडर्स के लिए जरूरी है। तो इंडिया अलायंस में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। और अभी तो ये सिचुएशन है कि बीजेपी जो है घबराई हुई हालत में है कि इंडिया अलायंस इतनी आगे बढ़ गई है और वो किसी तरह से रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं कि इनके ऊपर अटैक किया जाए, तो किया जाए कैसे। तो इस सोच में पड़े हुए थे, तो एक कहीं से चिंगारी इनको मिल गई तो मिल गई और उसी पे वो अब चिल्लाने लग गए। लेकिन एक चीज क्लियर है कि बीजेपी जो है वो ऑलवेज बैकफुट पे जा रही है, अब धीरे धीरे और भी बैकफुट पे जाएगी। आप देखिए गैस सिलेंडर के दाम घटने शुरू हो गए, पेट्रोलियम के दाम घटेंगे कुछ दिनों में, आप देखिए चीजों के दाम घटने शुरू हो जाएंगे और कुछ दिन में। तो ये तो जो है इनके ऊपर खौफ मंडराई रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंडिया अलायंस आगे है और आगे बढ़ते रहेगा। राजीव भाई बैकफुट पे है क्या बीजेपी? देखिए चंद्रशेखर जी की जो पार्टी है जिसका यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो 90 पहले तो ये अपनी ही पार्टी खो चुके हैं। अब इनको लग रहा है ये इसी मुगालते में रहे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2019 मार्च अप्रैल मई में भी न्यूज चैनल पे ऐसी ही बातें चल रही थी कि अलायंस जो एनडीए है वो कमजोर हो गया है, एनडीए 240 पे सिमट जाएगी, ये होगा वो होगा। देखिए जनता के बीच में जो हमने काम किया है टंडन साहब, वो हम लेकर के जाएंगे, और अगर हमने काम नहीं किया है तो हम चुनाव हार जाएंगे, और अगर हमने काम किया है तो हम वापस आएंगे। आपके चैनल पे उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान भी मैंने ये कहा था। अरे आप चुनाव करते क्या है? उत्तर प्रदेश के बारे में बात नहीं, आप दिखाइए ना कभी चुनाव किए हैं क्या आपने? आप तो सरकारें बदल देते हैं, चुनाव करने देते जितनी सीटें आई थी चंद्रशेखर जी, आपकी जितनी सीटें आई थी उद्धव जी को, वो हमारे नेता के चेहरे पे आई थी। कितने सीट पे आप लड़े थे? बराबर की सीट पे लड़े थे। सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स के बदौलत तो आप गवर्नमेंट बनाते हैं और उसके बाद आप बोलते हैं कि गवर्नमेंट इलेक्टेड होनी चाहिए। आप इलेक्शन करवाते तो कहीं है नहीं। 2019 के चुनाव में आप किसके साथ थे? किसके दम पे चुनाव जीत करके आए थे? 2019 का चुनाव भी आप हमारे साथ दम पे चुनाव जीत के आई थी, तो सरकार तो बनी बनाई थी, तो उसने उसको गिरा के आपने क्या कर लिया? और आज महाराष्ट्र में क्या हाल करके रखा है आपने? आज आपने जो है उस महाराष्ट्र को जो है एक महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल की तरह था, उसको आपने बर्बाद कर दिया। आप क्या देश चलाने की बात कर रहे हैं? आप 10 साल में तो देश को गर्त में ले गए। आप क्या देश को इकोनॉमी दिए? आप दिखाइए देश की जनसंख्या आपको क्या बोलती है, आप सामने जाके उनसे पूछ के आइए। आपको इलेक्शन के टाइम समझ में आ जाएगा। आपको पब्लिक वोट नहीं देना चाहती है,
आपके पास चंद्रशेखर जी, ग्राउंड रिपोर्ट है क्या? इलेक्शन के टाइम में ही आप पता जाइए, चलेगा पूछ के आइए। कि आप जीत करके चुनाव हमारे साथ आए और जाकर के सोनिया गांधी के चरणों में बैठ गए। चूल्हा जलने अरे बाला साहेब और ठाकरे वो के घर में आइडियोलॉजी जो को किसने खाता है रिजेक्ट किया? उसके बाला खाने साहेब ठाकरे की तक आपको जो है आइडियोलॉजी ना को सोचता है आपने कि क्यों हमने रिजेक्ट इस किया गवर्नमेंट को और वोट जा दे करके दिया। आप सोनिया गांधी के चरणों और में बैठ और गए। जो ये बाला साहब ऑप्शन जो कहते थे है आप कि हम हमें अपनी मत पार्टी को सुनाइए कांग्रेस नहीं कि बनने आपने देंगे, क्या हम किया अपनी और क्या पार्टी को नहीं दुकान किया। नहीं बनने आपने देंगे। कुछ क्या नहीं किया किया, आपकी पार्टी इसी ने? वजह से आज वही हाल है देश आपका। गर्त में जा चुका है। अगर आपको नहीं हटाया गया ना तो आप देश को जो है बेच देंगे। यही कहा ये आपके आपकी पास मर्जी है। आप तो ऑलरेडी अपनी आइडियोलॉजी और अपनी आत्मा को बेच के सोनिया गांधी के अरे चरणों में आइडियोलॉजी, बैठ गए। आपकी आइडियोलॉजी चुनाव कौन सी जीत करके आए थे आइडियोलॉजी है? किसके साथ? आपकी आइडियोलॉजी बताइए ना। चुनाव आज तक किसके आपने साथ जीत क्या के आए थे? आइडियोलॉजी फॉलो की है? आपने हिंदू हर मुसलमान चीज करवाया, ना ये आपकी आइडियोलॉजी क्यों? आइडियोलॉजी दिखाइए आप हिंदू मुझे। मुसलमान कहाँ है इसमें? हाँ, इस आपने पूरे सारे डिबेट देश में में बताइए करवाया। मैंने आप कौन सा जहाँ हिंदू बैठे हो, मुसलमान वहाँ पे की बात की करवाया। है? इस पूरे डिबेट में अभी 40 मिनट हुआ है। अगर आपके डिबेट अगेंस्ट सीबीआई आपको मैंने एक्सपोज किया। आज तो आप सबसे पहले एक्सपोज हो आपका रहे नाम हैं। आएगा। पहले में आप क्या चुनाव चल जीत रहा के है आए अभी? हमारे साथ और आपकी जाकर के सोनिया कंट्रोल गांधी नहीं के है। चरणों में मणिपुर बैठ क्या गए। किया आपने? महाराष्ट्र की जनता देख रही है आपको। महाराष्ट्र की जनता देख रही है आपको कि महाराष्ट्र की आपकी जनता हालत देख क्या रही होने है, वाली है। महाराष्ट्र की पूरे डोंट वरी। भारत की जनता देख रही है। इंडिया अलायंस तो पूरे नहीं, भारत आप तो के पूरे लिए भारत में है आप खाली नहीं। महाराष्ट्र आप तो सेंट्रिक मुंबई क्यों है? ठाणे कोंकण की है। आप पूरे भारत की आपकी बात पार्टी करिए ना। मुंबई ठाणे कोंकण में है। आपकी पार्टी मुंबई ठाणे कोंकण की पार्टी है और ये अब मुंबई में भी नहीं बचेगी, कहीं नहीं बचेगी। अरे आपकी पार्टी आप खुद खत्म हो जन्मे चुकी है, हम ठाणे लोग से खत्म हो हैं। गई आप आपकी हमको पार्टी। क्या पॉलिटिक्स सिखाएंगे? अरे ठीक मैंने है, तो ये आपको तो पॉलिटिक्स आता हूँ सिखाया है। एक बार पवन सर के पास चलना है। 1966 पवन सर ये आ रहा हूँ, पार्टी, एक मिनट चंद्रशेखर जी और आ रहा आप हूँ, राजीव जी हमको आपके पास भी आ रहा हूँ। सिखाने आएंगे पवन कि सर हम ये लोग politics जब कैसे आप सीखेंगे दक्षिण आपसे? भारत जाते हैं, इतने चाहे आप दिन आंध्रा खराब जाइए, केरल जाइए या फिर आप तमिलनाडु जाइए, मंदिर का रखरखाव, पूजा अर्चना की पद्धति, वहां का उच्चारण, संस्कृत, कितने घर के लोग हैं वहां पर, वो सब नॉर्थ से लगभग, जो मेरा आकलन है, जो मैंने पढ़ा है, जाकर देखा है, 50% और अच्छे मिलेंगे आपको। लेकिन जो वहां की राजनीति है, वो राजनीति ठीक इसके विपरीत चलती है। पवन सर, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। और देखिए, वहां की राजनीति के दो बड़े मुद्दे हैं। पहला, एक चेहरा, क्योंकि दक्षिण भारत में चेहरे का पूजन होता है और आज से नहीं, ये बात बहुत पुरानी है। वहाँ सिंगर्स की भी पूजा होती है, वहाँ बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, फिल्म के कलाकार हैं, उनके भी मंदिर हैं। तो एक तो इस बात का वहाँ की राजनीति पर बहुत प्रभाव रहता है। दूसरी बात, वन प्लान वन गॉड जो डीएमके की पॉलिसी है, इसका भी वहां पर लोगों पर बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। और डीएमके ने वहां पर हमेशा ही एंटी सनातन, एंटी हिंदू रोल प्ले किया है। राम जी की जूता बारात लोग भूले नहीं अभी भी, जो 50s के इसमें दौर में इस वक्त होंगे। तो वहां के लोगों को, यद्यपि वो सफल नहीं होती है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो 10, 20, 50 लोग साथ होते हैं बस, और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को इकट्ठा कर ही लेती है, लेकिन इससे ज्यादा लोग साथ नहीं होते हैं। तो दक्षिण भारत के लोग इतने लॉजिकल हैं, रेशनल हैं कि वो किसी भी हालत में, पहली बात तो कोई डिवाइसिव फोर्स का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, खुद को उसका कठपुतली नहीं बनने देंगे। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि वो सनातन के विरुद्ध नहीं जाएंगे, ये तय मान के चलिए। तो जो स्टालिन ने जो इस चीज को कह दिया है, उदयनिधि ने, कि ये सनातन को इरेडिकेट कर देंगे, तो देख लीजिएगा कि वहां पर उनके विरुद्ध भी लोग खड़े हो जाएंगे। उदयनिधि जी को, जो माननीय मंत्री भी हैं, ये समझ के बोलना चाहिए था, न जाने किस तरीके से उन्होंने बोला। तो इसका नुकसान उन्हें वहां भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण भारत किसी भी हाल में पॉलिटिकली और रिलीजियसली वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, आ रहा हूं, शौकत अली जी आपके पास आ रहा हूं। जवाद भाई, पवन सर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा कि डीएमके को इसका नुकसान वहां नहीं होगा, कहा ठीक ठाक नुकसान डीएमके को भी उठाना पड़ेगा। रजत जी, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी, रजत भाई, हम एक संवैधानिक मुल्क के अंदर रहते हैं और हमारे संविधान के अंदर सभी की आस्थाओं का सम्मान कहा गया और हम सभी की आस्थाओं का सम्मान करते हैं। अब इस बयान को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो जिस
एड्रेस करना चाह रहा था, जिस आइडियोलॉजी को, आरएसएस की आइडियोलॉजी को, जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के आरएसएस की माइंडसेट से चल रही है, वो उसके ऊपर कटाक्ष कर रहे थे। जो जातिवादी और जो पूंजीवादी समाज, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि अपने नॉर्थ के अंदर एक अलग ही तरीके की राजनीति चल रही है, नहीं। वो साउथ के जवाब कहिए तो ट्रांसलेशन और बबल के साथ आपको बाइट सुनवा दूं। शौकत भाई आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं ऊपर। नहीं, उन्होंने तो साफ कहा सनातन जो है वो डेंगी है, मलेरिया है, इसको खत्म कर दीजिए। वो कहां इस सब बात कर रहे हैं जो आप बात समझा रहे हैं? नहीं, रात भर समझाते रहेंगे, कोई नहीं समझेगा। ओपन वर्डिक्स में कहिए, दोबारा बाइट सुनवा दूं आपको। मैंने 10 बार वो बाइट सुनी है, कल से मैं यही कर रहा हूं, इस पे कई बार डिबेट कर चुका हूं। मैं साफ जो कहना चाह रहा हूं कि साउथ की जो आइडियोलॉजी है, जो साउथ का काम करने का तरीका है, जिस आइडियोलॉजी पे चलते हैं, उस आइडियोलॉजी पे साउथ में चुनाव नहीं होते हैं। आप समझिए इस चीज को। आप ठीक है, मैं सनातन का सम्मान करता हूं, और खास तौर पे जो हमारी साझी विरासत है, खास तौर से उत्तर भारत के अंदर, जिसको हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, वो आगे फॉलो कहां नहीं होती। मैं इसी बात को कह रहा हूं, जिस स्टेट के अंदर उनकी सरकार है, वहां पर 87.5% के आसपास जो हैं वो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इतने 100 वर्षों में काम करने के बावजूद भी जिस तरीके से उत्तर भारत के अंदर परचम लहराया, भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत करी है, जो इशू उठाए हैं, वो साउथ के अंदर इशू आज तक भी कामयाब नहीं है। ठीक है, 10 साल सरकार को हो गई। क्या ये जो बयान होते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, स्टालिन साहब के बेटे ने बयान दिया, इसके पीछे राजनीति क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है? इसको सिर्फ चुनाव से जोड़कर देखा जाना चाहिए? शौकत अली। रजत जी, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो धर्म की राजनीति करके सत्ता में आश्रित। भारतीय जनता पार्टी हमेशा धरातल उनका इसी बात करा कि धर्म और जाति की बात करना, तभी सत्ता में आश्रित। आज भी वही करने का काम कर रही है। मौका मिल गया है, साउथ से एक स्टेटमेंट मिल गया है, पूरी सियासत उसी पे आधारित हो गई। अभी राजीव भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने एक बहुत बड़ी बात कही कि हमने काम किया इसलिए हम सत्ता में आश्रित। मैं जानना चाहता था उस मित्र से, भारतीय जनता पार्टी के मित्र से, कि आपने क्या काम किया। अगर आपने सच में काम किया होता, देश के अंदर अच्छा काम किया होता, तो मुझे लगता है देश के जो 6 लाख नागरिक देश की नागरिकता छोड़ के चले गए, वो न गए होते, क्योंकि आपने काम बहुत अच्छे किए। अगर आपने सच में देश में काम किया होता तो ये कर्ज माफी करने की आवश्यकता ना आती। और आपको शायद जानकारी ना हो, जब भारतीय जनता पार्टी देश में आश्रित हुई, सत्ता में आश्रित हुई, तो क्या कहा था उन्होंने? एक कमेटी बनाई थी, शायद भारतीय जनता पार्टी के मित्र को याद ना हो, मैं याद दिला देना चाहता हूँ। एक कमेटी बनाई थी कि काला धन देश में आएगा। कहाँ है वो कमेटी? मित्र, आपके 10 साल होने वाले हैं, काम भी आपने किया होगा, जाहिर सी बात कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दी होगी। हो सकता है 5 साल में ना कर पाए काम, क्योंकि 5 साल एक छोटा समय था आपके लिए। इसीलिए देश ने आपको दोबारा चुनकर सत्ता में आश्रित कराया। इसलिए कराया था कि शायद जो देश का पैसा बाहर चला गया है, जिसको देश के प्रधानमंत्री ने बखूबी कहा था कि हम ला कर देंगे, इस देश को विरासत वापस लौटाने का काम करेंगे, कहाँ है वो कमेटी और क्या है वो रिपोर्ट? कितना काला धन देश में आ गया? जानकारी नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के मित्र को, इसलिए बता देना चाहता हूं कि काम आपने कुछ नहीं किया, देश को कर्ज में डुबाने का काम किया। और बार बार ये दावा आप जब कहते हैं कि हमने काम किया, हम सत्ता में आश्रित हो जाएंगे, वोट हमें दे देगी, तो भाई साहब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कैसे सिस्टम का आप दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, कभी कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस ने भी छापे डलवाए होंगे। राजीव भाई एक बार रिप्लाई दे दीजिए, फिर जाना है पवन से। रजत जी पूरी बात हो जाए, सुन लीजिए पूरी बात। राजीव भाई रिप्लाई दीजिए। राकेश जी, इस देश में करोड़ों टॉयलेट बने, करोड़ों घर बने, 33 किलोमीटर रोड बना। अब इनका क्या है ना, आपको टॉयलेट की मैं बात कर रहा हूं, आपने कहा कि 6 लाख रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, आप टॉयलेट गिना रहे हैं मुझे। शौकत जी, आपने 4-5 सवाल पूछे हैं। शौकत जी, आपने 4-5 सवाल बीजेपी पर उठाए, अब बीजेपी के प्रवक्ता उसका उत्तर दे रहे हैं। आप उत्तर सुन लीजिए, जहां आप संतुष्ट नहीं होंगे दोबारा सवाल पूछिएगा। ठीक है, सुन लीजिए। राजीव भाई बताइए। ये कह रहे हैं कि 6 लाख लोग चले गए, 6 लाख लोग चले गए, इनको चले गए, उनकी आर्थिक स्थिति, बहुत लोग टैक्स हेवन में जाते हैं और बहुत लोग गए हैं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनको बताऊं देश इतना अच्छा है कि देश में कहते हैं असहिष्णुता है। शायद राजीव पांडे जी आपको जानकारी ना हो, जो लोग देश छोड़कर जाते हैं उनकी इकोनॉमी क्या होती है आपको जानकारी नहीं होगी। दिल्ली कोई पान वाला देश छोड़ के नहीं चला जाता किसी देश में, नाक कोई चाय वाला देश चला जाता से नहीं है, दूसरों के नेता से बनी पार्टी है, इनकी पार्टी खुद की नहीं है ढंग से। मेरी बात सुनिए, ये तो ये बाहर जाने वाले का गिनती भी नहीं बता सकते। मैं आपको बताता हूँ कि
रावण जो कह रहा था वही आज उदयनिधि ने कहा है, उस पे एक रामायण की लाइन है, राम अभिमुख हाल तुम्हारा रहा नकुल को उरोवन हारा। ये जैसे यहाँ शिवसेना के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, इनके पार्टी का एक भी विधायक नहीं जीतेगा चुनाव, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने राजीव पांडे जी, मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं आया। देश की जनता मैंने आपका सवाल का जवाब दिया, आप सुन नहीं रहे तो मैं देश के 6 लाख लोग नागरिकता क्यों छोड़कर चले गए? कोई नहीं है देश के 6 लाख लोग नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए? 10 साल में देश और वो कमेटी कहाँ है? अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं है। आपने रिपोर्ट अभी जो फोर्ब्स की जो रिपोर्ट आई है वो आप देख लेते कि 9 साल में नंदन नीलेकानी जिन्होंने आधार दिया देश को, उन्होंने कहा 9 साल में जो काम हुआ है पिछले 75 साल में काम नहीं हुआ, तो कांग्रेस ही है। आपको समझ में नहीं आएगा। आपको इतनी ही 4 बातें, डिबेट कोई भी हो, आज डिबेट सनातन पे है, बीजेपी को गाली देने के लिए 2 लोग आकर के सवाल पूछना गुनाह है। आज बात हो रही है सनातन पे ही होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, 2024 से पहले मैं एकदम स्पेसिफिक बात करना चाहता हूँ कि एक चीज बता दीजिए, 2024 से पहले विजय माल्या आ रहा है कि नहीं? अब विजय माल्या को ला पाएंगे, नीरव मोदी को ला पाएंगे क्या? वो बता दीजिए। देश की जनता उतना आंसर में आपसे कैपेबल कैपेबिलिटी समझ जाएगी। आप खाली इंडिया बता दीजिए, विजय माल्या, नीरव मोदी जो गए आपके टाइम में, वही आपके टाइम में वापस आ रहे हैं। आरएसएस बीजेपी पे करो, आपकी मर्जी है। आप तो वो नहीं बता पाएंगे, आप स्टडी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब सही सवाल नहीं होता उनके पास, जवाब नहीं दे पाते, अरे आपने सवाल पे चले जाते हैं। जवाब मैंने तो बताया ना, मैंने कहा अगर आप सही बताइए कि काला धन कब उत्तर इनके पास नहीं है। आपने कमेटी बनाई थी, वो कमेटी कहाँ है आज के दौर में? पर कैपिटा इनकम डबल हुआ कि नहीं पिछले 9 साल में, ये बता दो। अब आपसे बात क्या करना है? नंदन नीलेकानी का एक रिपोर्ट पढ़ लो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको उसी से आ जाएगा, ये बेसिक नॉलेज उसी से हो जाएगा। दक्षिण भारत के नेता मंत्री रिप्रेजेंटेटिव ने दिया, क्या इसका असर उत्तर भारत में भी पड़ेगा? क्या बीजेपी, थोड़ा सा राजनीतिक सवाल भी है, लेकिन क्योंकि समुदाय से जुड़ा हुआ इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। बीजेपी कह रही साहब इंडिया अलायंस पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आपके ही प्रबल अलायंस पार्टनर है। क्या ये बयान उत्तर भारत में भी काम करेगा? मुझे तो लगता है कि करेगा, उत्तर भारत में काम करेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो सनातन संस्कृति के जो लोग हैं, जो बिल्कुल न्यूट्रल हैं और वो कहीं पर भी मेरिट के अकॉर्डिंगली वोट कर रहे थे, अब उनको ये फील होने लगेगा कि क्या कर्नाटक, क्या केरल, क्या तमिलनाडु, मैं उनकी सोच के हिसाब से बता रहा हूँ, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव यहाँ पड़ने जा रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे एक समय 2013-14 की बात है, जब दिग्विजय सिंह जी और मणिशंकर अय्यर जी ने जो बयान दिए थे उस वक्त में, उसका सीधा असर इलेक्शंस पर पड़ा और बहुत बड़े रूप में पड़ा। मोदी जी आज भी चाय वाले के रूप में प्रतिष्ठित हो गए उन्हीं के ये स्टेटमेंट से। तो यहाँ पर भी जो स्टेटमेंट होगा, और चूंकि इस स्टेटमेंट को लगातार लोगों ने देखा और सुना है और देख सुन रहे हैं और उस पर रोष व्यक्त हो रहा है। आप देखिए, पहली एफआईआर दिल्ली में हुई, तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा और ये पोलराइजेशन की तरफ सनातन लोगों को लेकर जाएगा। और निश्चित रूप से उनको अगर कोई तो पार्टी है नहीं तो उनको बीजेपी से ही आसरा मिलेगा। रजत भाई, थोड़ा सा समय ज्यादा चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो, और ये मेरा अपना आकलन है व्यक्तिगत तौर पे। आपको एक छोटा सा इंसिडेंट याद दिलाता हूँ, हम लोग ने शायद डिबेट भी करी होगी। यहीं दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के ऊपर दिल्ली सरकार के एक मंत्री ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की वो प्रतिज्ञाएं ली थी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ली थी। हालांकि वो सनातन धर्म से नहीं आते थे, बौद्ध धर्म के अंदर जो प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे ली गई, और यही भारतीय जनता पार्टी और लेकिन हालांकि इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो बात कहाँ से शुरू होगी, शायद भारतीय जनता पार्टी उस नब्ज को टटोले और बैठ करके जरा सोचे संजीदगी के साथ। उन अजयपाल गौतम साहब का इतना शोर मचा करके इस्तीफा ले लिया गया। आपको बात याद भी होगी और डिबेट पे भी हुई, याद आ गई वो बात आपको? दिल्ली के मंत्री का इस्तीफा ले गया और तमाम जो है आरएसएस बीजेपी ने इतना बचाया, क्योंकि वो दिल्ली राजी में रिप्लाई कर दी, वाइंड अप करना 40 सेकंड के अंदर की बात थी। ऐसा है जो गौतम ने देखिए, कहा अब ये साउथ से आया है बयान, ये साउथ से बयान अगर आया है तो इसका मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन इसके पीछे की जो राजनीति है इसका विरोध अगर साउथ में ज्यादा होता तो बात होती, लेकिन अभी साउथ में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक ने, इनके 4 विधायक हैं वहां से,
किसी एक विधायक ने विरोध दर्ज करवाया या नहीं करवाया? अरे वहां वही करवाते ना, अध्यक्ष ने विरोध वहीं के पुलिस स्टेशन में 4 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे वहां से अध्यक्ष ने जो उत्तर बोलिए तमिलनाडु जाकर के के। प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने इसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया है। ये कुछ भी बोल रहे हैं आकर के आपके चैनल पे बैठकर। ये पूरे 4 देश की बात है। विधायक इसको नॉर्थ साउथ 4 विधायक नॉर्थ अपनी साउथ 4 में जगह से जाकर के एफआईआर वहीं दर्ज राकेश जी, करवाते मैं हैं। एक बात बताता हूँ, इस प्रकार के लोग देश विरोधी ठीक है, गतिविधि वक्त करने की वाले थोड़ी लोगों कमी का है। आप रिप्रेजेंटेटिव है सभी व्यक्ति। मेहमानों का बहुत आपके शुक्रिया, चैनल आपने पे अपना बैठ कीमती करके समय निकाला देश का सवाल के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। उदयनिधि जी, स्टालिन के बयान पर घमासान मचा हुआ है। स्टालिन साहब भी कहते हैं कि हम बयान से पीछे नहीं हटेंगे, हम उस पर कायम हैं। इंडिया अलायंस के ऊपर ये एक जबरदस्त क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि आपके अलायंस पार्टनर है। आप बताइए साहब, गलत है या सही? इंडिया पार्टीज भी जो है, अलायंस पार्टीज, वो भी बटी हुई हैं। आधे लोग कहते हैं कुछ गलत नहीं है, समझ का फेर है। आधे लोग कहते हैं सरासर गलत है। इस पर राजनीति कायम है, और ये राजनीति सिर्फ तमिलनाडु तक नहीं रहेगी, ये देश में चलेगी, क्योंकि बात सनातनी है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए।